नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ श्याम सुंदर में। आज हम एक बहुत ही शानदार और उपयोगी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी। यह एक ऐसी दिव्यांगता है जो छिपी हुई दिव्यांगता है, जो हर शिक्षक के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में एक ना एक सवाल इससे पूछा जाता है। इसके अंदर आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, साथ ही साथ उसके कारण और उसका प्रबंधन, इस सबको विस्तार से पढ़ेंगे। आप इन सब की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए सर्वप्रथम लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सैमुअल क्रिक ने 1963 में किया था, और इसीलिए जो सैमुअल क्रिक है उनको अधिगम अक्षमता का जनक माना जाता है। अधिगम अक्षमता एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी है जिसमें विकार उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, गणित संबंधी कार्य, ध्यान केंद्रित करने या जानकारी समझने और याद रखने की जो क्षमता है उसमें सामान्य से कमी होती है। जबकि जो उसकी बुद्धि लब्धि है वो सामान्य भी हो सकती है और सामान्य से ऊपर भी हो सकती है, जिससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जो अधिगम अक्षमता है वो एक मानसिक बीमारी नहीं है और न ही बुद्धि की कमी है, बल्कि सिर्फ सीखने के जो तरीके हैं उनमें फर्क होता है। अगर बच्चे को सही तरीके से या विशेष तरीके से सिखाया जाए तो ऐसे बच्चे भी आसानी से सीख सकते हैं। आगे हम इसको एक परिभाषा के द्वारा और समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अमेरिका की आइडिया के द्वारा दिया गया है, यानी इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट 2004 के अनुसार बोली या लिखी गई भाषा को समझने या उसका उपयोग करने में शामिल एक या अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार, जो सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने की अपूर्ण क्षमता को प्रकट कर सकता है। यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनमें सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने या वर्तनी या गणितीय कार्य, इन प्रकार की समस्याएं हो सकती है। आगे हम जो अधिगम अक्षमता है उसके कुछ प्रकार है उनको समझने का प्रयास करेंगे। अधिगम अक्षमता के जो प्रकार है उनमें सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, जो कि पठन संबंधी है। यानी कि डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चा है उसको पढ़ने में समस्या होती है। वो किस किस प्रकार की हो सकती है उसको हम कुछ लक्षण है उसके आधार पर देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है अक्षरों को उल्टा पढ़ना। यानी बच्चे हैं जो अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं, जैसे पी को क्यों पढ़ेगा, केट को एक्ट पढ़ेगा। उसी प्रकार से शब्दों को जोड़कर पढ़ने में कठिनाई होती है। यानी कि जैसे परियोजना, परि और योजना है तो उसको जोड़कर पढ़ने में ऐसे बच्चों को दिक्कत होती है। दिशा भ्रम बना रहता है या पढ़े हुए को समझने में इनको दिक्कत होती है। अनुक्रम में पढ़ने में कठिनाई होती है या धीमा पढ़ते हैं। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे, जैसे रवि खेलता है तो उसको ये बच्चे पढ़ेंगे रवि खेतला है। तो इस प्रकार की दिक्कत डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। इसका दूसरा प्रकार हम देखेंगे डिसग्राफिया। डिस्क्राफिया जो कि लेखन संबंधी है। लेखन संबंधी क्या क्या समस्याएं बच्चों को हो सकती है। हाथ की जो लेखनी होती है वो बहुत खराब होती है, यानी उस बच्चे की जो हैंडराइटिंग है बहुत ज्यादा खराब मिलेगी, या अक्षरों का जो आकार है वो गलत बनाएगा, या वाक्यों को ठीक से नहीं लिख पाएगा। अगर वो लिख भी पाता है तो बहुत ज्यादा गलतियां करता है, या सीधी पंक्ति में नहीं लिख पाता है, या अपठनीय लिखेगा, यानी ऐसा लिखेगा जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, या अधूरा अक्षर लिखेगा, या अक्षरों को उल्टा लिख देगा। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, स्कूल को सकूल या सुकल लिखना। तो इस प्रकार की दिक्कत डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। अगला जो इसका प्रकार है वो हम देखेंगे डिस्कैलकुलिया। यानी डिस्कैलकुलिया जो कि कैलकुलेटर से संबंधित है, यानी गणित कार्य में इसको कठिनाई होती है। तो इसको भी हम कुछ लक्षणों से समझेंगे। यानी जोड़ने में दिक्कत होती है, बच्चे को घटाने में दिक्कत होती है, गुणा भाग में कठिनाई होती है, घड़ी को पढ़ने में समस्या होती है, नंबर याद रखने में समस्या होती है। जैसे 23+5 को जोड़ने पर तो बच्चा लिख देगा 35। तो इस प्रकार से वो बच्चा समझेगा, या गणित की कुछ पूर्व अपेक्षाएं या अवधारणाएं हैं उनको समझने में भी बच्चे को दिक्कत होती है। तो ये सब डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आता है। आगे हम इसका एक और प्रकार देखेंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी एपीडी, यानी सुनकर समझने में परेशानी। यानी जो बच्चा सुनता है तो उसकी जो ब्रेन की प्रोसेस है वो सही प्रकार से नहीं होती है, इसकी वजह से जो सुनी हुई चीज है उसको सही प्रकार से समझ नहीं पाता। इसके भी कुछ लक्षण जैसे हम देखेंगे, बोले गए शब्दों को बार बार पूछना। अगर कोई शब्द बोला गया है उसको तो वो बार बार पूछेगा, या निर्देशों को नहीं समझ पाएगा। मुद्रा या समय की गणना में उसको दिक्कत होती है, या एक जैसे शब्द जैसे हर या घर ऐसे लगते हैं, उनमें इन बच्चों को
दिक्कत होती है। आगे इसका एक और प्रकार हम देखेंगे, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि देखकर किसी चीज को समझने में उसमें दिक्कत होती है। तो इसको भी हम कुछ लक्षणों के आधार पर देखेंगे, जैसे पढ़ते समय लाइन छोड़ देना, क्योंकि ब्रेन की जो प्रोसेस है उसी प्रकार की बनी रही है, जिससे बच्चे को ये समस्या देखने को मिलती है कि वो लाइन को छोड़ करके पढ़ेगा, या चित्र या आकृतियों में उसको परेशानी होती है, या दाएं बाएं में उसको भ्रम उत्पन्न रहता है। तो ये सब विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। अगला इसका एक और प्रकार हम देखेंगे, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो कि एक मोटर डिसऑर्डर है, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी या समन्वय का अभाव पाया जाता है, जैसे पेन या पेंसिल पकड़ने में परेशानी या चलने फिरने में परेशानी होती है। उसी प्रकार से अगला है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया के अंतर्गत भी मांसपेशियों में कमजोरी होती है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो चेहरे पर देखा जाता है, जैसे जीभ में, होठ में, इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। अगला इसका प्रकार हम देखेंगे, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको NVLD, अशाब्दिक जानकारी समझने में कठिनाई, यानी कि जो संकेत है या जो हाव भाव है उनसे समझने में इन बच्चे को दिक्कत होती है। इसको भी अपन कुछ लक्षणों के आधार पर समझेंगे, जैसे सामाजिक परिस्थितियों को न समझ पाना, यानी बच्चे जो सामाजिक परिस्थिति होती है उनको नहीं समझ पाते हैं, या खेलकूद या ड्राइंग जैसी गतिविधियों में भी उनका जो प्रदर्शन होता है वो खराब होता है, या समय का अनुमान लगाने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये सभी जो लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार है उनको पढ़ा। अब हम देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता के क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चों में ये दिक्कत आ सकती है। तो पहला कारण हम देखेंगे, आनुवंशिकता, यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो अक्सर आनुवंशिकता के कारण भी आ सकती है, चाहे वो अपने पिता से या दादा से या नानी से। तो इस प्रकार से आनुवंशिकता भी एक कारण हो सकता है। दूसरा है गर्भावस्था और जन्म के दौरान समस्याएं, यानी गर्भावस्था के समय, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में विकलांगता वाले या दिव्यांगता वाले वीडियो में भी बताया था कि जो गर्भावस्था के दौरान जो माता है उसका किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन करना, या समय पे टीके नहीं लगवाना, या माता के द्वारा कोई भी ऐसा नशीले पदार्थों का सेवन करना, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। या जन्म के समय भी बच्चे में ऐसे दिक्कत हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या बच्चे के सिर में चोट लग जाना। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से भी जो अधिगम अक्षमता है वो व्यक्ति में या बच्चे में आ सकती है। तो ये सब कारण इसके प्रमुख कारण के अंतर्गत आते हैं। अब हमने इनके कारणों को समझा, उसके बाद देखेंगे कि अगर ऐसे बच्चे हो जाते हैं तो हम उनका किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे या व्यवस्थापन करेंगे, ताकि वो बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार की टेक्निक्स का प्रयोग करें ताकि इनका प्रबंधन आसानी से हो सके। उसके लिए अपन देखेंगे कि पहला है अवलोकन, यानी अवलोकन के माध्यम से हम उस बच्चे की जो स्थिति है उसका पता लगा सकते हैं, अभिभावक भी और शिक्षक भी, जिसके द्वारा हम उन बच्चे के लिए आगे कुछ कार्य कर सकें। इसके अलावा और क्या किया जाता है कि जो IQ टेस्ट, यानी कि जो साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा IQ टेस्ट किया जाता है, जिसे पता किया जाता है कि इस बच्चे की जो सीखने की क्षमता या बुद्धि लब्धि है वो कैसी है। उसमें अलग अलग एरिया के द्वारा इसका अवलोकन या आकलन किया जाता है। उसके अलावा न्यूरोसाइकोलॉजिकल मूल्यांकन, यानी जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल मूल्यांकन है उसकी टीम के द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा किस एरिया में पिछड़ा हुआ है, जैसे ध्यान में, याददाश्त में, भाषा में, दृष्टि में या श्रवण में। तो इन चीजों का पता लगाया जाता है। उसके बाद इसका शैक्षणिक परीक्षण किया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा, जिसके बाद जो इसका मुख्य प्रबंधन है, जो कि सभी शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, सभी छात्रों के लिए भी उपयोगी है, वो हम देखेंगे विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन इन बच्चों के लिए कैसे दे सकते हैं, या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भी दिया जा सकता है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। अगर विशेष शिक्षक नहीं होता है तो समावेशी शिक्षा है, तो सामान्य जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो इन बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। अब इसके लिए तरीके क्या क्या अपना सकते हैं, जैसे बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, TLM का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी धीरे धीरे सिखाना या उसकी जो जरूरत है उसके अनुसार सिखाना, ये सारी चीजें हम इसके लिए तैयार कर सकते हैं। या अगर जरूरत पड़ी तो IEP उस बच्चे के लिए बना सकते हैं, जिसको इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम जो बोलते हैं, कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से सिखाया जाए, जिस प्रकार से उसको सिखाया जाता है, जिसमें पहले उस बच्चे का आकलन किया जाता है, आकलन करने के पश्चात उस बच्चे के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उन लक्ष्यों को सिखाने के लिए शिक्षक या अभिभावक विशेष प्रकार की टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं ताकि वो बच्चा आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए थेरेपी की आवश्यकता है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की आवश्यकता है,
तो उसके द्वारा लिखने, बैठने, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है तो बोलने, शब्दों को समझने में दिक्कत होती है तो वो उस बच्चे को मदद भी मिलती है। या फिर अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना हो, जिसको व्यवहार परिमार्जन कहते हैं, अगर बच्चे में कोई समस्या व्यवहार है तो उसका परिमार्जन करने के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है, जिससे उस बच्चे का जो व्यवहार है वो सही हो सके, सुधर सके और बच्चा आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ये सब करने के पश्चात उसको शैक्षिक मदद दी जाती है, जिसमें विशेष प्रकार की टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ऑडियो बुक्स के माध्यम से, स्पेलिंग्स और गणित एप्स के माध्यम से, या बड़े अक्षर की वाली किताबों के माध्यम से, या रंगीन किताबों से, या कंप्यूटर में अगर टाइपिंग में मदद की जरूरत हो तो वहां मदद करेंगे, या स्कूल से सहयोग लेना है तो वहां सहयोग लेंगे। तो इस प्रकार से इन बच्चों के लिए अधिक से अधिक जो मदद दी जाती है ताकि ये बच्चे सीख सके। साथ ही साथ जो अभिभावक है और शिक्षक है उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इन बच्चों की बात को अच्छे से सुना जाए और इन बच्चों में डांटना या तुलना करना ऐसी चीजों से बचा जाए, और उन बच्चों को धीरे धीरे बीच बीच में जो रिइंफोर्समेंट है वो दे, ताकि उन बच्चों में अपनी क्षमता बढ़े या उनको प्रेरित करें। तो ऐसी चीजों से जो ऐसे बच्चे हैं इनको सीखने के बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं और उनका अच्छे से व्यवस्थापन हो सकता है। तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, मेरे ख्याल से सभी प्रकार की जो जानकारी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ऐसे बच्चों के लिए आप इन चीजों को पढ़ करके मदद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आज हमारे द्वारा जो लर्निंग डिसेबिलिटी की विस्तार से जानकारी आपको दी गई है, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।